बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सैब्स में खुश आमदीद। ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। क्या केमिस्ट्री वाकई मुश्किल है या हमने इसे मुश्किल बना दिया है? मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद होती है और ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनकी बेस वीक होती है, जो ज़्यादा लॉजिकल नहीं होते, कंसेप्चुअली वीक होते हैं, उन्हें केमिस्ट्री ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लगती है और समझ भी नहीं आती। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इस कायनात में किसी भी चीज़ को इलॉजिकल नहीं बनाया। मेरे अल्लाह ने हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न, कोई लॉजिक ज़रूर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी बारिश आती है तो पहले बादल आते हैं। मेरा अल्लाह बारिश को बरसाने के लिए बादलों का मुख्ताज नहीं है, लेकिन आप कभी भी बादलों के बगैर बारिश होती हुई नहीं देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न, एक लॉजिक रखी है और हमारा दिमाग किसी भी इलॉजिकल चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ 2 + 2 5 होती है, तो मेरा ये दिमाग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा दिमाग फितरतन हर चीज़ के पीछे छुपे हुए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या लॉजिक को जानना चाहता है। ये हर वक्त हमसे पूछता है क्या, क्यों, कैसे। जब इसके बार बार पूछने के बावजूद भी हम इसके इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देते, तो फिर ये डिससेटिस्फाई हो जाता है। इसे वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ये उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और यही कुछ केमिस्ट्री के साथ हो रहा है। सैप्स के पास इन प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है। अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए सैप्स के प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री के तमाम इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक्स के लेक्चर्स फ्री अवेलेबल है। इन लेक्चर्स में न सिर्फ इंसानी दिमाग की तरफ से पूछे गए तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, बल्कि बोर्ड एग्जाम्स में इन टॉपिक्स में से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस किए जाए और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की टेक्निक्स भी बताई जाएंगी, जिससे न सिर्फ आप केमिस्ट्री में कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ आपका केमिस्ट्री के साथ बॉन्ड मजबूत होता जाएगा। केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और स्लोली बट ग्रेजुअली यही सब्जेक्ट आपको आसान, इंटरेस्टिंग और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगरचे मेरे ये लेक्चर एफएससी और एंट्री टेस्ट की क्लासेस के लिए हैं, लेकिन इन लेक्चर से ए लेवल, ओ लेवल और इवन मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एफएससी बुक 2 चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आपके बुक 2 के चैप्टर 1 में टोटल 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके हमने पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करने हैं। और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पीरियोडिक ट्रेंड इन एटॉमिक साइजेस। यानी आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में, तो एटम के साइजेस में क्या चेंजेस आती हैं। आया वो साइजेस टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइजेस। We are going to study periodic trends in physical properties of elements. सबसे पहले हम जिस फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे उसका नाम है एटॉमिक साइज। इसे हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। इसके ट्रेंड को स्टडी करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है
कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहते किसे हैं। अगर मैं एटम को एक स्फेरिकल बॉल की तरह एज्यूम कर लूं, जैसा कि ये दो बॉल्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इस एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, इसे कहते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस दोनों सेम चीजें हैं, जबकि डायमीटर ऑफ एटम इसका डबल होता है। इसी तरह ये एक बड़ा एटम है, इसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये जो एवरेज डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम के साइज को प्रिसाइजली मेजर करना एक मुश्किल काम है, तो आमतौर पर हम इसके कोवेलेंट रेडियाई मालूम करते हैं। कोवेलेंट रेडियस कैसे मालूम करते हैं? ये सपोज करें हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जिन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों एटम के न्यूक्लियाई को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इसे कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, आपने इसका हाफ लेना है, यानी किसी एलिमेंट के दो एटम्स आपस में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसके हाफ को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस ये है। तो एटॉमिक रेडियस को मैं कई तरीकों से डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब द एवरेज डिस्टेंस between the center of nucleus and valence shell of an atom is called atomic radius, या half of the distance between the centers of two bonded atoms of an element is called atomic radius। जब भी किसी चीज को डिफाइन करना है तो उसकी एग्जांपल भी देनी है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दी हैं। सोडियम का एटॉमिक रेडियस 157 पिकोमीटर होता है, जबकि फ्लोरीन का 72 पिकोमीटर होता है। अब हम इसके ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, लेकिन ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक साइज पे इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर्स मेंशन किए हैं। नंबर ऑफ शेल्स, न्यूक्लियर फोर्स जिसे हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, इससे मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, एंड 3 है शील्डिंग इफेक्ट जिसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होगा एटॉमिक साइजेस पे? आपने हर क्वेश्चन का आंसर आपने दिमाग से पूछना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा दिमाग कभी भी किसी इलॉजिकल चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे दिमाग के पास हर चीज की लॉजिक मौजूद होती है। जैसा कि ये एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। तो जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। देखिए, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन करीब है और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स दूर है। तो जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, यानी एटम के साइजेस इंक्रीज होते जाएंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली जो फोर्स है वो यहाँ पे पाए जाने वाले प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की तादाद जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही इन इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ये न्यूक्लियाई इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और ये न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, और इनके करीब आने से एटम का साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स और एटॉमिक साइज के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। पहले हम ये जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। ये न्यूक्लियस है और इस वैलेंस शेल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। फर्ज कर लें इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो न्यूक्लियस कुछ फोर्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को शील्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान ड्यू टू द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसे मैं इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान पाए जाते हैं, ये इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। इस रिपल्शन की वजह से
न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है, जिससे एटम का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से एटम के साइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। यानी इन तीन फैक्टर्स में से नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एटॉमिक साइजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन किया है। द शील्डिंग इफेक्ट इज द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इन एनी एटम। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आती है इन दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये मैंने मैथमेटिकल रिलेशन बताया है एटॉमिक साइजेस और नंबर ऑफ शेल्स के दरमियान। इन नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज करने से एटॉमिक साइजेस इंक्रीज होंगे। न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रोटॉन नंबर के बढ़ने से एटॉमिक साइजेस डिक्रीज करेंगे, और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से भी एटॉमिक साइजेस इंक्रीज करेंगे। अब हमने इन तीन फैक्टर्स को माइंड में रख के ये डिसाइड करना है कि आया टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट एटम के साइजेस इंक्रीज करने चाहिए या डिक्रीज करने चाहिए। ये हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसमें ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं हम इन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। टोटल पीरियड 7 है। नंबर ऑफ पीरियड्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ शेल्स, यानी फर्स्ट पीरियड पे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके पास सिर्फ एक शेल होगा। सेकंड पीरियड के तमाम एलिमेंट्स के पास 2 शेल्स होंगे। सिमिलरली थर्ड के पास 3 शेल्स, और फोर्थ पीरियड के तमाम एलिमेंट्स के पास 4 शेल्स होंगे। यानी एक ही पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते, लेकिन प्रोटॉन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम के पास 4, बोरॉन के पास 5 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। अब इन चीजों को माइंड में रखते हुए हमने डिसाइड करना है कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइजेस में क्या चेंजिंग्स आएंगी। ये फर्स्ट ग्रुप के 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जैसा कि हमें देखते ही नजर आ रहा है कि टॉप टू बॉटम इनके साइजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। इंक्रीज होने की रीजन क्या है? लिथियम के पास सिर्फ 2 शेल्स है, सोडियम के पास 3, जबकि पोटेशियम के पास 4 शेल्स हैं। और हमने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से एटम का साइज इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल के बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर पहले शेल में 2, दूसरे में 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। और पोटेशियम में फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान। चूंकि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से एटम के साइजेस टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है? अगर कोई हमसे ये पूछे कि टॉप टू बॉटम एटम के साइजेस का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने 3 बातों को माइंड में रखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट, तो मेरी स्टेटमेंट है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइजेस इंक्रीज करते हैं। फिर मैंने इसकी लॉजिक बतानी है कि क्या वजह है टॉप टू बॉटम एटम के साइजेस क्यों इंक्रीज कर रहे हैं। इसके 2 फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ शेल्स एंड सेकंड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से टॉप टू बॉटम एटम के साइजेस इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने साथ मेंशन भी किया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। एरो साइन ऊपर होने के मतलब है ये चीज बढ़ रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्ड लेस स्ट्रांगली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, और इसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट यानी रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, वो भी बढ़ता जाएगा। और इन फैक्टर्स की वजह से एटम के रेडियाई इंक्रीज करते जाएंगे। ये देखिए प्रॉपर वर्ड्स में आंसर कैसे लिखना है। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड डाउन द ग्रुप? पहले मैंने स्टेटमेंट दी, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैंने आपको बताया जब भी आंसर लिखना है तो पहले एक स्टेटमेंट देनी है। तो मेरी ये स्टेटमेंट है कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं। आगे मैंने रीजन बताइए क्यों इंक्रीज करते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स।
The gradual decrease in nuclear force pulls the valence electrons loosely. इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स कम लगेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे एंड साइज ऑफ द वैलेंस शेल इंक्रीजेस, और इससे एटम का साइज इंक्रीज कर जाएगा। अब आगे मैंने बताया कि ये फोर्स डिक्रीज क्यों हो रही है। द डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू दो फैक्टर्स बताए हैं, सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। अगर पूछा जाए व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप, तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे, दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट है अक्रॉस द पीरियड। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइजेस में क्या चेंज आएगा। जैसा कि हमें नजर आ रहा है, जैसे ही हम लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं एटम के साइजेस ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहे हैं, और इसकी रीजन क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक ही पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो रहा है। लिथियम के पास सिर्फ 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम के पास 4, बोरॉन के पास 5, कार्बन के पास 6 एंड सो ऑन। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आते जाएंगे, जिससे एटम के साइजेस डिक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं हो रहे तो शील्डिंग इफेक्ट एक ही पीरियड के अंदर तकरीबन कांस्टेंट रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये मैं भी बता रहा हूँ फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स। ये जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, उसका ट्रेंड है। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, मैंने पहले स्टेटमेंट दी कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। फिर मैंने बताया क्यों डिक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू, ये फोर्स क्यों बढ़ जाती है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन नंबर्स व्हिच पुल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये पहला फैक्टर था। सेकंड है शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जाते हैं। वो सेकंड पीरियड था। ये थर्ड पीरियड है जो सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गॉन तक जाता है। इसमें भी सेम वही फैक्टर्स है, लेफ्ट राइट एटम के साइजेस डिक्रीज होते जा रहे हैं। नीचे भी मैंने ये रीजन मेंशन की है। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, one proton is added, so the nuclear charge increases, which pulls the outer electrons closer. Therefore, size of the atomic radius decreases. Also, one electron is added to the same energy level, so the electron shield has no effect. यानी शील्डिंग इफेक्ट तो चेंज नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होते जाते हैं। ये ग्राफ है, अलोंग एक्स एक्सिस एटॉमिक नंबर्स हैं और अलोंग वाई एक्सिस एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई हैं। ये हमें बता रहा है कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइजेस ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, एटम्स के भी और आयंस के भी। आयंस तो हमने अभी डिस्कस नहीं किए, लेकिन एटम्स का, आयंस का भी वही ट्रेंड होगा जो एटम्स के रेडियाई का ट्रेंड होगा। नेक्स्ट है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो हमने पहले डिस्कस किए वो थे नॉर्मल एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, इनके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनके एटॉमिक साइजेस भी ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं एक बात बता दूं, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनमें जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम के साइजेस पहले डिक्रीज करते हैं, मिडिल में जाके तकरीबन कांस्टेंट हो जाते हैं और उसके बाद इंक्रीज करते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइजेस ग्रेजुअली डिक्रीज ही करते जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। The decrease in atomic size is quite remarkable in elements of longer periods in which D and F subshells are involved. This is due to poor shielding effect of F and D subshell. लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है पहले मैं आपको ये बता दूं। फर्स्ट करें, ये कोई F ब्लॉक एलिमेंट है। जब हम
पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि नॉर्मल एलिमेंट्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आने वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ विलन शेल में आते हैं, अंदर वाले सारे शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो बाहर वाला शेल छोड़ते जो अंदर वाला सेकंड लास्ट शेल है जिसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं वो भी इनकम्प्लीट होता है। जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में नहीं आते बल्कि उससे अंदर वाले शेल में आते हैं, उनकी फिलिंग यहाँ हो रही होती है। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में बाहर वाले दो शेल छोड़ के जो अंदर वाला तीसरा शेल है अभी ये भी कंप्लीट नहीं होता और इस शेल को हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब लैंथेनाइड्स में या एक्टिनाइड्स में जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी तो ये जो बाहर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, करीब आते जाएंगे, जिससे एटम के साइजेस डिक्रीज होते जाएंगे। लेकिन चूंकि हर प्रोटॉन के बढ़ने से एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है थर्ड लास्ट शेल में, और इसके आने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ना चाहिए जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं वो है एफ सबशेल, और एफ सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर होता है। ये न्यूक्लियस को अच्छी तरह शील्ड नहीं कर पाता, जिससे न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाती है क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है, इसलिए एटम के साइजेस ग्रेजुअली डिक्रीज ही करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस लैंथेनाइड सीरीज है और अलोंग वाई एक्सिस आयोनिक रेडियाई है। तो इनके साइजेस में एक कंटिन्यूस डिक्रीज आता जाता है और इसी डिक्रीज का नाम रखा हुआ है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी, व्हाट इज मेंट बाय लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और how lanthanide contraction controls the atomic sizes of elements of 6th and 7th period। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, मैंने 3 पार्ट्स में इसका आंसर दिया हुआ है। आपसे जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उतना ही आंसर लिखेंगे। बस पहला है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है। फर्स्ट 2 लाइंस में इसका आंसर है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम्स and ions of the rare earth elements with increasing atomic number from lanthanum atomic number 57 to lutetium atomic number 71। यानी जब हम लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइजेस में एक स्टेडी डिक्रीज आता है और इस डिक्रीज को हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि ऐसा होता क्यों है। फॉर ईच कंसेक्यूटिव एटम the nuclear charge is more positive by 1 unit। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाते हैं तो एक प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, accompanied by the corresponding increase in number of electrons present in f orbitals। न सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है जो 4f ऑर्बिटल में आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है since f subshell has very poor shielding effect, that's why atomic radii steadily decreases from left to right। यानी f subshell में आने वाला इलेक्ट्रॉन f subshell का चूंकि शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है तो ये अच्छा शील्ड नहीं कर पाता, इसलिए न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है और एटम के साइजेस डिक्रीज होते हैं, which is called lanthanide contraction। ये आंसर है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है, उसकी रीजन क्या है। फिर मैंने बताया है डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सबशेल्स ऑफ द सेम शेल्स इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये जो 4 सबशेल्स होते हैं इसमें सबसे अच्छा शील्ड लेस करता है। अगर एक ही शेल में ये 4 सबशेल्स है, अगर एक ही सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेम एनर्जी लेवल है, सेम शेल्स के सबशेल्स हैं, तो सबसे अच्छा शील्ड करेगा एस सबशेल, उसके बाद बी, फिर डी, और सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ का होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हमने एटॉमिक साइजेस के पीरियोडिक ट्रेंड को समझने की कोशिश की। हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में आयोनिक रेडियाई के ट्रेंड को स्टडी करेंगे कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट आयोनिक रेडियाई में क्या चेंज आता है, कैटाइन का साइज
अपने न्यूक्लियर एटम के साइज से छोटा क्यों होता है और एनाइन का साइज अपने न्यूक्लियर एटम के साइज से बड़ा क्यों होता है, और इनका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड पाया जाता है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे लेक्चर्स मिलते रहें, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही ये लेक्चर्स अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इन लेक्चर्स को अपने उन फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें जो FSC, एंटी टेस्ट, ए लेवल, ओ लेवल या मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।